सेकंड के अंदर होपफुली, यस फाइनली। ऑलराइट, नाउ लेट मी नो वंस यू आर एबल टू सी द स्लाइड। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारा चालू करेंगे हमारा नया चैप्टर, एंड नया चैप्टर इज गोइंग टू बी योर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम यहाँ पे चैप्टर समझेंगे यहाँ पे। अब देखिए, एक मैं आपको यहाँ पे, अब आप मेरे साथ ऑलमोस्ट 4 लेक्चर पुराने हो चुके हैं आप लोग, आई वुड से 4 चैप्टर पुराने आप लोग हो चुके हैं मेरे साथ। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अब आपको है ना चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए। अब आपको चीजों को को रिलेट करता आना चाहिए कि यार ये यहाँ पे हमने पढ़ा था और इसका रिलेशन इससे भी आपको यहाँ पे लग रहा है। अब स्लोली आप वहां पे हम लोग इसे डेवलप करेंगे, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन यू कि मैं क्या कह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आई विल टेल यू ओवर हियर, ठीक है। सो वी आर डन विद द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हम कर चाहे, एंड वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर दैट इज माय बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब जब मैं बात करता हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, व्हेन आई टॉक अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, व्हाट आई विल गेट टू सी इन दिस, कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड। जो सबसे पहला हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है दैट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड। तो ब्लड को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अच्छा, आई होप सबको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो दिख रहा है। अगर यस दिख नहीं रहा हो तो प्लीज बता देना, ठीक है। या अगर लैग कर रहा हो तब भी बता देना, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द ब्लड। ब्लड को हमने समझना है डिटेल में, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, विल फोकस ऑन द ब्लड एंड विल अंडरस्टैंड ब्लड इन सच वे कि इसमें से हमारा कोई भी क्वेश्चन हमारा कभी जाए ना, और ब्लड से रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए आपको, आप उसे सॉल्व कर पाओ। सो विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लड। और जब हम इसे समझेंगे, हम इसे सिर्फ 11th के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझेंगे, इन्हें हम इस तरीके से समझेंगे ताकि आपका 12th से भी, अगर क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें आती हैं, सो वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड। तो ब्लड की जब हम बात करते हैं, तो ब्लड को हम डिवाइड करते हैं 2 फॉर्म्स के अंदर, 2 टाइप्स के अंदर। वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर प्लाज्मा, एंड अदर थिंग इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर फॉर्म्ड एलिमेंट। यहाँ पे 2 टर्म्स आप यहाँ पे बनाएंगे आपके यहाँ पे, प्लाज्मा एंड योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सो ब्लड इज बीन डिवाइडेड टू टर्म्स ओवर हियर। एक आपका होता है यहाँ पे प्लाज्मा, एक आपका यहाँ पे होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब जब मैं बात करता हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, इसके अंदर आपके आएंगे योर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड योर प्लेटलेट्स। ये 3 चीजें आपकी आती है इन द फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो जब मैं आपको एक ब्लड निकाल के तब किसी इंसान का, देन उसके अंदर जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में क्या होता है ये हम समझते हैं। तो प्लाज्मा इज समथिंग विच विल बी हैविंग 90% वाटर, दिस विल बी हैविंग 90% वाटर, और लगभग 7% जितना इसके अंदर होता है प्रोटीन। 7% जितना इसके अंदर रहेगा आपके यहाँ पे प्रोटीन, और लगभग 3% जितना यहाँ पे रहता है आपका इनऑर्गेनिक कंटेंट। You get to see a good amount of inorganic content will be seen. अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है, आपको यहाँ पे समझना ये है कि जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्लाज्मा की, हमें मेनली फोकस करना है यहाँ पे हमारे प्रोटीन के ऊपर, राइट। हमारा जो प्रोटीन वाला जो यहाँ पे नाम है आपका यहाँ पे, इसके ऊपर हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोटीन वाला पार्ट। वाटर तो ठीक है, वाटर वाटर होता है, हमें प्रोटीन पे यहाँ पे ध्यान देना है। तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप एक ब्लड सैंपल निकालते हो, अगर एक मैमल में से आप ब्लड सैंपल निकालते हो, 5 ml ब्लड निकालते हो, तो ब्लड के अंदर आपको 2 चीजें मिलती है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आपके सारे ब्लड सेल्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, ऑल आर माय ब्लड सेल्स जो आपको मिलेंगे, फॉर्म विच आर पार्ट ऑफ माय फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्लाज्मा भी मिलता है ब्लड के अंदर, जिसके अंदर होता है आपका 90% वाटर और 7% प्रोटीन। क्या मैं प्लाज्मा को ब्लड से अलग कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आपकी कुछ टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्लाज्मा को फॉर्म्ड एलिमेंट से आप अलग कर सकते हो। यू कैन डू दैट, और समथिंग यू विल बी डूइंग इन योर हायर क्लासेस, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे समझना है कि ये प्रोटीन क्या क्या है, प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे वो क्या क्या होते हैं। अब वो करने के पहले आप मुझे ये बताइए कि ब्लड का कलर होता है रेड, तो रेड कलर ब्लड का क्यों होता है? हेमोग्लोबिन हाँ जी,
कोई कुछ कह रहा था, यस यू विल फाइंड बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन यू विल फाइंड। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? सर दिख रही है। ठीक है ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ योर हीमोग्लोबिन यू विल फाइंड, यू विल हैव अ रेड कलर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। अब हीमोग्लोबिन के अंदर भी अगर देखा जाए तो यू विल फाइंड कि हिम पार्ट जो आपका होता है ना यहाँ पे, द हिम पार्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपके रेड कलर के लिए। याद रखिएगा जो हिम पार्ट आपका होता है यहाँ पे, दैट इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। ठीक है, so that is something you have to know, और इसके बारे में हम लोग वापस बाद में देखेंगे। ओके, नाउ लेट मी कम ऑन टू दिस स्लाइड एंड लेट मी एक्सप्लेन यू क्या ये प्रोटीन कौन से होते हैं। सो प्लाज्मा प्रोटीन जो यहाँ पे होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जो आपके रहेंगे वो कौन से रहेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन में आपका यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट टू सी समथिंग लाइक योर ग्लोब्यूलिन। इसमें आपको मिलेगा समथिंग लाइक योर ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन क्या होता है? जब भी आपके सामने ग्लोब्यूलिन टर्म आए, जब भी आपके सामने ग्लोब्यूलिन टर्म आए तो याद रखना दिस इज नथिंग बट माय इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये होते हैं मेरे यहाँ पे इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और इनका एक इनका एक और नाम जो यहाँ पे होता है जो काफी कॉमन है, दैट इज माय एंटीबॉडीज। सो जो भी आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मिलती है आपको, उनका एक नाम होता है, दैट इज माय इम्यूनोग्लोबुलिन। तो याद रखना ये बात को, दे आर ऑल्सो नोन एज योर एंटीबॉडीज, और उनका एक जो स्पेसिफिक जो बायोलॉजिकल नाम है आपके यहाँ पे, दैट इज माय इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आपको याद हो तो हमने डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक टर्म यूज किया था, समथिंग नोन एज माय IgA। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि IgA हमें कहां मिलता है देखने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? याद करो, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहां देखने के लिए मिलता था? सर सलाइवा में। बिल्कुल सही, वेरी गुड, दिस इज समथिंग आई गेट टू सी इन द सलाइवा। सलाइवा के अंदर मुझे IgA देखने के लिए मुझे मिल जाता था, राइट। तो ये IgA इज नथिंग बट माय इम्यूनोग्लोबुलिन। IgA इज नथिंग बट माय इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। ये IG जो यहाँ पे होता है ना, उसका नाम ही होता है, दैट मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। तो आपके बॉडी के अंदर अगर हम देखा जाए तो आपको 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन आपको मिलते हैं। अगर मैं आपका अभी ब्लड सैंपल निकाल के देखूं तो उसके अंदर मुझे 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन आपको जो मिल जाएंगे। एक होता है आपका IgA, देन यू हैव IgG, उसके बाद आपका यहाँ पे होगा IgM, देन यू विल हैव IgD, right, and then you will have something like your IgE। तो इतना आपको हमेशा याद रखना है, ये एक बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन आपका बन जाता है। आपके बॉडी में कौन सी 5 टाइप की एंटीबॉडीज आपको मिलती है, देन यू हैव टू नो यू हैव IgA, IgG, IgM, D and E। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज आपके बॉडी में आपको देखने के लिए मिल जाती है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अगर मैं अभी के अभी अगर आपका ब्लड सैंपल निकालता हूं और अगर देखता हूं उसमें, तो मुझे मिलेगा कि इनमें से कौन सी सबसे हाईएस्ट मुझे मिलेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी माय IgG। सो IgG जो मेरे यहाँ पे होता है, इट विल बी हाईएस्ट इन नंबर, हाईएस्ट इन ब्लड। इसका अमाउंट काफी आपको ज्यादा मिल जाता है बॉडी के अंदर। तो ये एक चीज याद रखना कि IgG का अमाउंट आपको काफी अच्छा मिल जाएगा आपके ब्लड के अंदर कंपेरेटिवली इन 5 के अंदर, ठीक है। IgA के बारे में आप क्या जानते हो कि यार आपको मिलेगा देखने के लिए आपके सलाइवा के अंदर? आप तो जानते हो दैट दिस इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन द सलाइवा, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नो। ये आपको सलाइवा के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ याद रखना IgA इज समथिंग इवन आपको मिलता है इन द मदर्स मिल्क, इवन इन द मदर्स मिल्क ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि मदर्स मिल्क पे देखने के लिए मिल जाता है मुझे, दैट मीन्स व्हाट, कि जब बेबी बॉर्न होता है, राइट, द मदर इज लैक्टेटिंग, the mother is lactating and she is feeding the young one, she is actually basically breastfeeding the young one. So in that mother's milk you will get to see IgA, in that mother's milk you will get to see the IgA। तो इस तरीके से जो न्यूली बॉर्न इन्फेंट होता है उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती है via your mother's milk। So mother's milk is known to have
गोइंग टू हैव IgA, और ये आपको सलाइवा के अंदर भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस इतना सर। पहले आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो IgE होता है ना यहाँ पे, ये आपका सबसे पहले दौड़ के आएगा ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। सो दिस विल बी प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। सो याद रखिएगा, ड्यूरिंग योर एलर्जिक रिएक्शन आपका IgE आपका फटाफट आके अपना काम करना चालू करता है। तो अगर आपके बॉडी में कोई एलर्जन आता है, तो जो एंटीबॉडी होती है जो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है वो आपकी होती है यहाँ पे IgE। सो IgE इज द एंटीबॉडी जो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान काफी आपको यहाँ पे एक्टिव आपको मिल जाएगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और IgM और IgD को अभी आप लाइक उनको बस नाम याद रखना, उनके कुछ पर्टिकुलर फंक्शन आपको याद अभी नहीं रखने। इस लेवल पे उनके फंक्शन आपको यहाँ पे याद नहीं रखने। अपेरेंटली बस आपको इतनी चीज के अंदर याद रखनी है कि IgA मुझे कहाँ मिल जाता है, IgG का अमाउंट ज्यादा मिलेगा मुझे ब्लड के अंदर, और IgE जो मेरा यहाँ पे होगा वो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान इसका नंबर काफी बढ़ जाता है और ये आके अपना काम चालू करता है। तो उस तरीके से मैं कह सकता हूं। आप लोग बताइए कि कौन सी मेरी ब्रीदिंग इश्यू होता है बिकॉज ऑफ द एलर्जन? कौन सा ब्रीदिंग इश्यू हमने देखा था बिकॉज ऑफ एलर्जन? अस्थमा। बिल्कुल सही, अस्थमा। तो अस्थमा के दौरान भी इसका नंबर बढ़ता होगा। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन आपके बॉडी में होता है तो इसका नंबर आपका बढ़ेगा, एंड इट विल कम एंड विल ट्राई टू डील विद दैट काइंड ऑफ कंडीशन। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द IgE। तो ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे ग्लोबुलिन। तो जब भी आपके सामने ग्लोबुलिन टर्म आ गया ना, दैट टॉकिंग अबाउट द इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम इवन कहते हैं इन सिंपल टर्म्स एंटीबॉडीज, राइट। आप जानते हो कि ये आपकी तब ज्यादा इनका नंबर बढ़ेगा जब आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तो वो टाइम पे इनका नंबर बढ़ता है और ये जाके उन बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करना चालू करता है। सो दीज आर द एंटीबॉडीज जो आपको प्रोटेक्ट करती है। सो याद रखना, इसका जो काम होता है दैट इज गोइंग टू बी, इट विल हैव अ रोल इन माय डिफेंस मैकेनिज्म। will have a role in my defense mechanism. So defense mechanism के अंदर, और I would say defense mechanism is a role of your globulin. So ये इनका रोल होता है, ये आपको बचाते हैं इन्फेक्शन से, या कोई फॉरेन बॉडी अगर आपके ब्लड में आ जाता है तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है वाई योर एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज का यही काम होता है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन नंबर 1, दैट इज माय ग्लोबुलिन। आई होप ग्लोबुलिन यहाँ पे आपको सबको समझ आ रहा है। अगर इसमें कोई एक चीज अगर समझ नहीं आई देन प्लीज बता दो, आई विल रिपीट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ऑलराइट, समवन हैज अ क्वेश्चन। सर IgG का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ही पूछा ना आपने। हाँ बेटा, इन सबका फंक्शन होता है कलेक्टिवली डिफेंस मैकेनिज्म। IgG भी आपके ब्लड में जो घूम रही है वो क्या कर रही है, वो वेट कर रही है कि अगर आपके बॉडी में कोई पैथोजन आया, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन है तो कोई फॉरेन बॉडी अगर आपका आता है, देन IgG जाके क्या करेगा, इट विल ग्रैब दैट पैथोजन, उसे खत्म कर देगा, राइट। इट विल गो एंड न्यूट्रलाइज दैट पैथोजन और उसे जाके वो किल करने में हेल्प करेगा। सो याद रखने, ये सबका काम यही होता है, ऐसा नहीं कि किसी का काम कुछ अलग ही है। ऑल ऑफ देम विल हैव अ सेम रोल, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, बस IgG का अमाउंट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है ब्लड के अंदर, राइट। सो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर, अगली चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी, एक देख लिया, दूसरा प्रोटीन जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, अगर मैं यहाँ पे एल्ब्यूमिन की बात करूं तो याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन आपका वो प्रोटीन होता है जो आपको इवन एग में भी मिलता है। अगर आपको याद हो तो सुना होगा आपने, एग के अंदर भी एल्ब्यूमिन आपको मिल जाता है, मालूम है नहीं मालूम? द एग वाइट, एग वाइट जो आपका होता है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगर नहीं मालूम तो याद रखना, एग वाइट जो आपका होता है उसके अंदर आपको एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपको मिलता है, बट ये आपको ब्लड के अंदर भी मिलेगा। दिस इज समथिंग यू विल आल्सो फाइंड इन प्लाज्मा एज वेल। सो इट इज वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, यहाँ पे एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, और क्योंकि ये मेरा प्लाज्मा प्रोटीन है तो इसका कुछ काम भी होगा। इसका काम होता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। याद रखना, एल्ब्यूमिन जो आपके ब्लड के अंदर है फिलहाल, इसका रोल है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। इसका रोल होगा आपका यहाँ पे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। बस इतना ही आपको याद रखना, और कुछ इसमें याद नहीं रखना। कभी अगर आपको कोई पूछ ले कि यार एल्ब्यूमिन क्या करता है, तो यू हैव टू नो दैट दिस इज विल प्ले अ रोल इन माय ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्लाज्मा प्रोटीन में आपको 3 प्रोटीन याद रखने हैं। एक आपका हो गया यहाँ पे ग्लोबुलिन, आपका यहाँ पे हो गया, दैट्स अ 1। दूसरा आपका यहाँ पे हो गया एल्ब्यूमिन,
और तीसरा आपका जो यहाँ पे आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी योर फाइब्रिनोजन। तीसरा प्रोटीन आपका यहाँ पे होगा फाइब्रिनोजन, ठीक है। अब फाइब्रिनोजन क्या करता है यहाँ पे, याद रखना, इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में। सो फॉर एग्जांपल समझो अगर आपको हो गई इंजरी, समझो अगर आपको कहीं पे इंजरी हो जाती है, अगर आपको कोई इंजरी होती है, अगर आपको कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, देन क्या होगा, वहां से ब्लड निकलने चालू होगा, यू विल फाइंड द ब्लड विल कम आउट, ब्लड oozes आउट। तो वहां पे आपको ब्लीडिंग को रोकना है, वहां पे आपको ब्लीडिंग को रोकना है। अगर आपको कट लग गया तो उस एरिया में आपको ब्लीडिंग को रोकना है, वो करेगा आपके यहाँ पे फाइब्रिनोजन। सो फाइब्रिनोजन विल प्ले अ रोल इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग, इट विल stop the bleeding, it will help stop the bleeding। तो आपका जो खून वहां पे बह रहा होगा उसको रोकने में आपका हेल्प करेगा आपका यहाँ पे फाइब्रिनोजन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि फाइब्रिनोजन जो आपके यहाँ पे होता है, इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। ये आपका क्लॉट बनाने में आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। क्लॉट बनाना मतलब जहां पे इंजर्ड हुआ होता है ना, वहां पे जाके फाइब्रिनोजन जाके वहां पे उस चीज को सील कर देंगे, उस जगह को जाके वो लोग वहां पे सील कर देंगे ताकि ब्लड वहां से बाहर निकलना बंद कर जाए। कभी नोटिस करना, अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो क्या वो हमेशा होती नहीं रहती, एक टाइम बाद वो रुक जाती है। अगर आपका कट छोटा सा हो, देन आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग विल स्टॉप। वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रिनोजन। तो याद रखना, फाइब्रिनोजन मेरा यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर है एंड इट हेल्प्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर आपको कभी कट लगता है या कोई इंजरी होती है, देन वहां पे आपका फाइब्रिनोजन आके आपका इसे रोक देगा। तो समझो आपका ये हाथ है और यहाँ पे छोटा सा कट लग गया आपको, इस एरिया में आपको कट लग गया। अब जैसे ही कट लग गया, देन व्हाट विल हैपन, आपका ब्लड बाहर निकलना चालू करेगा, यहाँ से ब्लड आपका यहाँ से बाहर निकलना चालू करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, आपका फाइब्रिनोजन आएगा, इट विल कम एंड विल फॉर्म अ प्लग ओवर हियर, इट विल फॉर्म अ प्लग। प्लेटलेट्स भी आते हैं, फाइब्रिनोजन दोनों आते हैं यहाँ पे, एंड दे विल फॉर्म अ प्लग, ताकि वहां पे ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या फाइब्रिनोजन आपको यहाँ पे क्लियर है? इज फाइब्रिनोजन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट। सो फाइब्रिनोजन इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, और ये आपके लिए होना जरूरी है प्लाज्मा के अंदर। एल्ब्यूमिन आपका एक प्रोटीन है जिसका काम है टू गिव यू द ऑस्मोटिक बैलेंस, एंड देन यू हैव आपका यहाँ पे होगा ग्लोबुलिन, जिसका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी बाहर से कोई चीज आ रही है तो उससे लड़ने के लिए आपके एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में चाहिए, और वो एंटीबॉडीज को हम कहते हैं यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आगे जाके मैं कभी भी आपके सामने एक टर्म यूज करूँ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो याद रखना सर एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये टर्म आप फ्रिक्वेंटली सुनेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये टर्म यूज करें, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। और इसके 5 टाइप्स याद रखना, IgA, IgG, IgM, IgD एंड IgE, राइट। ये आपके 5 टाइप्स आप यहाँ पे याद रखेंगे, और एलर्जिक रिएक्शन के दौरान यू विल फाइंड योर IgE विल बी इन्वॉल्व्ड, ठीक है। एंड हाईएस्ट होता है IgG आपके ब्लड के अंदर, और IgA कहाँ मिल जाता है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया था। सो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। सो इतना ही आपको प्लाज्मा में याद रखना है, इतना ही आपको प्लाज्मा में याद रखना है। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे ये है कि एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं सीरम, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं सीरम। सीरम बेसिकली मीन्स व्हाट, योर ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर मैं अपने प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दूं, अगर मैं अपने प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दूं, तो मैं उसे बोलूंगा मेरा सीरम। और क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, आप बताइए, क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है सीरम के अंदर? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, राइट। यस, दैट क्लॉटिंग फैक्टर इज माय फाइब्रिनोजन। तो जैसे ही मैं ये फाइब्रिनोजन को निकाल देता हूं मेरे प्लाज्मा में से, आई विल फाइंड कि जो मुझे लिक्विड मिलेगा, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज माय सीरम। तो अगर मैं आपके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब में सीरम देता हूं, राइट, तो याद रखना उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर वहां पे नहीं होगा। सो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज गोइंग टू गिव यू द सीरम, ठीक है। सो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे हमने हमारा प्लाज्मा देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग फटाफट जंप करेंगे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट के ऊपर। सो नाउ वी विल जंप ऑन टू योर फॉर्म्ड एलिमेंट, और सबसे पहला जो मेरा फॉर्म्ड एलिमेंट जिसके ऊपर मैं जंप करूंगा,
दैट विल बी माय आरबीसी। सबसे पहला जो हमारा फॉर्म डेली में यहाँ पे जंप करूंगा, दैट विल बी माय आरबीसी। अब कुछ चीजें आप मुझे खुद बता दो, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 days. 120 days. बहुत बढ़िया, 120 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ माय आरबीसी। ठीक है, इसके अंदर मुझे हीमोग्लोबिन मिलेगा, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इट इज गोइंग टू बी हैविंग द हीमोग्लोबिन। ये आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। और काम क्या होता है जनरली, आरबीसी का काम क्या होता है आपके हिसाब से? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, राइट। सो आई कैन राइट ओवर हियर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, आई कैन राइट ओवर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और गैसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन तो आपका आएगा ही आएगा, बट CO2 भी तो आएगा आपके यहाँ पे। याद करो CO2 भी तो इसके ऊपर बैठ के जाता था आपके लंग्स तक। सो O2 तो आपका आएगा ही आएगा यहाँ पे, एंड इवन यू कैन फाइंड CO2 विल बी आल्सो प्लेइंग द, लाइक उसका भी यहाँ पे रोल हो जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दो कि यार ये जो आपके जो आरबीसी बनते कहाँ पे हैं? Bone marrow. हाँ जी, सो बोन मैरो आपकी साइट होती है, राइट। बोन मैरो आपकी रहेगी साइट, और यहाँ पे आपके बनते हैं आपके आरबीसी। यहाँ पे आपके बनेंगे आपके आरबीसी, आपके यहाँ पे बनते हैं। सो आरबीसी फॉर्मेशन विल बी हैपनिंग इन माय बोन मैरो। ठीक है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक टर्म लिखूंगा, वो आप टर्म देख के आप समझ सकते हो। टर्म इज माय इरेथ्रो। बोलिए बेटा बोलिए। सर एक बोलिए। बार फिर समझा देना। हाँ जी बताता हूँ मैं आपको, सो एक सेकेंड। हाँ तो मैं वापस समझा रहा हूँ आपको। आरबीसी वाला पार्ट समझना है आपको? तो ठीक है, आरबीसी वाले पार्ट में याद रखिएगा कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो आपका होता है 120 दिनों का। 120 डेज के बाद उनकी हो जाती है डेथ। आरबीसी जो आपके बनते हैं वो आपके बनते हैं बोन मैरो के अंदर। अब बोन मैरो अगर आपको मालूम नहीं कि कहाँ पे होता है, तो आपका बोन मैरो आपको जो मेजर बोन मैरो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा आपके थाई बोन के अंदर और आपके ह्यूमरस बोन के अंदर। सो थाई बोन एंड ह्यूमरस बोन आर द मेजर साइड जहाँ पे आपको बोन मैरो मिलता है। उसके अलावा भी कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे बोन मैरो आपको मिलेगा, बट आपको ये दो साइड्स याद रखनी है। तो जब भी मैं आपको बोलूँ कि मुझे बोन मैरो चाहिए, देन यू विल शो योर थाई एंड योर ह्यूमरस दैट दीज आर द साइड्स वेयर आई विल बी फाइंडिंग द बोन मैरो। ठीक है, आफ्टर दिस यहाँ पे आपको बनेगा आरबीसी। आरबीसी में आपको मिलता है हीमोग्लोबिन, ये आप जानते हो। इट विल प्ले अ रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मेरा O2 एंड CO2 जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो मेरा आरबीसी के थ्रू यहाँ पे होता है। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है जिसको कहते हैं हम यहाँ पे इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ योर आरबीसी। इरेथ्रोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ योर आरबीसी। टर्म का होता है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे यहाँ पे एज अ इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, सो ये टर्म जब भी आपके सामने आएगा तो याद रखना दैट मीन्स व्हाट। इरेथ्रो मतलब समझ आता है, इरेथ्रोसाइट, एंड इरेथ्रोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ योर आरबीसी। अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, कि आपका आरबीसी बनाने के लिए कौन सा हार्मोन आप यूज करते हो? इरेथ्रोपोइटिन। बिल्कुल सही, यू विल यूज द हार्मोन नोन एज योर इरेथ्रोपोइटिन। ये यूज करके ही मैंने अपना आरबीसी यहाँ पे बनाना है। चलिए उसके बारे में हम लिखते हैं। पहले ये कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड योर फॉर्म्ड एलिमेंट used by complex organisms to transport nutrients, oxygen and waste material। बिल्कुल, हम ब्लड को यूज करते हैं हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, और इवन वेस्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए हम हमारे ब्लड को यूज करते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, सो ये आपने यहाँ पे, इसको हम इन सबको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। हमने बात किया था प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। याद रखना प्लाज्मा जो आपका होता है वो आपका होता है अराउंड 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट आपके होते हैं 45%। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा रहेगा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट आपके रहेंगे यहाँ पे 45%। और फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको मिलेंगे आपके इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड योर प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर होगा? 90%। 90%. 90% रहेगा आपके यहाँ पे वाटर। ठीक है, एंड देन यू कैन हैव अराउंड 7% आपके यहाँ पे रहता है आपका प्रोटीन। 7% आप रहेगा यहाँ पे प्रोटीन वाला कंपोनेंट, एंड 3% विल बी इनऑर्गेनिक कंटेंट। सो ये हमने यहाँ पे देखा था। नाउ यहाँ पे इन्होंने ब्लड ड्रॉप निकाल के ये सब चीज दिखाई है उन लोगों ने। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे आरबीसी की। लेट्स टॉक अबाउट आरबीसी यहाँ पे। सो आरबीसी की जब यहाँ पे बात करें वो लोग, सो व्हाट दे आर सेइंग दैट आरबीसी इज अ कॉमन नेम फॉर माय इरेथ्रोसाइट्स। रेड क्यों है वो? बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये आप जानते हो। 50 से 55 लाख, दैट मीन्स अराउंड 5 to 5.5 मिलियन 5.5 मिलियन आरबीसी आपको मिलते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर।
यहाँ पे 3 आएगा ऊपर, रेस टू 3। सो पर क्यूबिक मिलीमीटर ये ऊपर आएगा, रेस टू 3 यहाँ पे आएगा। पर क्यूबिक मिलीमीटर यू विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ आरबीसी, 5 to 5.5 मिलियन, दैट मीन्स 50 से 55 लाख तक। ठीक है, नंबर आपको याद रखना है क्योंकि नंबर के ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाता है, राइट। बनता है ये आपका बोन मैरो के अंदर, राइट। शेप इसका होता है बाय कॉन्केव। अगर कोई पूछे आपसे कि यार बाय कॉन्केव शेप आपका है, इसका फायदा क्या हो सकता होगा, तो बाय कॉन्केव शेप का फायदा होता है इट कैन पास थ्रू अ स्मॉलेस्ट कैपिलरी, इट कैन पास थ्रू स्मॉलेस्ट कैपिलरी, स्मॉलेस्ट कैपिलरी, सबसे छोटी जो आपकी कैपिलरी होती है ना आपके ब्लड के अंदर, उससे वो आराम से पास हो जाएगा। बाय कॉन्केव शेप याद रखना, बाय कॉन्केव शेप जो कुछ आपका ऐसा दिखेगा, कुछ आपका ऐसा दिखेगा आपका बाय कॉन्केव शेप। सो ये जो शेप का जो आपका आरबीसी होगा ये आपके स्मॉलेस्ट कैपिलरी में से भी काफी इजीली पास हो जाता है। अब ये चीज आप याद रखना कि अगर इसका शेप बदला, अगर इसका शेप बदला देन ये आपका कैपिलरी में से पास नहीं हो पाएगा। और जो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में आप ऐसे कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे जहां पे शेप बदलता है, जहां पे आरबीसी का शेप आपका बदल जाता है। एक कुछ डिजीज होती है, ऐसी कंडीशंस होती है, डिसऑर्डर होता है, डिजीज होती है जिसमें आपके आरबीसी का शेप बदल जाता है। और जैसे आरबीसी का शेप आपका बदलता है आप उसको यूज नहीं कर पाते ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि वो आपका पास नहीं हो पाता फ्रॉम द कैपिलरीज। और क्योंकि आपका कैपिलरीज में से पास नहीं हो पाता, उस टिश्यू के अंदर आपको ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। तो याद रखना कि बाय कॉन्केव शेप आपको चाहिए, इसका एक एडवांटेज होता है, ये आपके स्मॉलेस्ट कैपिलरी में से भी आपका ये बाईपास कर जाएगा। बट अगर इसका शेप चेंज हुआ जो एक डिजीज के अंदर आपका होता है, देन यू डोंट फाइंड पासिंग थ्रू अ स्मॉलेस्ट कैपिलरी। आपने एक डिजीज का नाम ये सुना भी होगा शायद लोअर क्लासेस के अंदर, एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अगर नहीं सुना तब भी कोई बात नहीं, आप फ्यूचर में से पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपका आरबीसी का शेप आपका हो जाता है चेंज, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर यू बाय एनी मीन्स, आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, सो इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो आप, लेकिन याद रखना ये शेप भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस आपका यहाँ पे रहेगा एब्सेंट, न्यूक्लियस आपको नहीं मिलता। सारे के सारा फर्नीचर हटा दिया है आरबीसी के अंदर से ताकि आप उसके अंदर आप हीमोग्लोबिन लगा सको, तो न्यूक्लियस भी आपको नहीं मिलेगा। सो यू विल फाइंड ऑल द हीमोग्लोबिन कैन बी केप्ट ओवर देयर। लाइफ स्पैन आप लोग जानते हो यहाँ पे, wrecked in the spleen। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि आरबीसी की डेथ कहाँ पे होती है, तो कहा जाता है that it has been seen, कहा नहीं जाता, it has been seen कि मेजॉरिटी ऑफ द आरबीसी आपके आके उनकी डेथ होती है इन द स्प्लीन। सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ योर आरबीसी। स्प्लीन को कहा जाता है एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ योर आरबीसी। तो याद रखना आपका जो स्प्लीन है यहाँ पे, ये वो आपका ऑर्गन है जहाँ पे कई सारे आरबीसी आते हैं और उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। डेथ होती है मतलब अपने ओल्ड एज में वहां पे आते हैं एंड दे गेट देमसेल्फ किल्ड ओवर देयर, राइट। याद रखना स्प्लीन को कहा जाता है हमारा यहाँ पे एज अ ग्रेवयार्ड फॉर योर आरबीसी। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन आरबीसी का यहाँ पे याद रखना मोस्ट अवेलेबल सेल इन द ब्लड। अगर आप स्लाइड पे देखोगे तो ज्यादा आपको आरबीसी दिखेंगे, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दे आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये आपको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए आपको इन्हें यूज करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, याद रखना हमेशा कि आरबीसी फॉर्मेशन आपका होता है बोन मैरो के अंदर। ये तो आपने जान लिया, सुन लिया यहाँ पे कि आपके बोन मैरो में आपका आरबीसी फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब आपका फीटस मदर की बॉडी में डेवलप कर रहा होता है, जब आपका फीटस डेवलप कर रहा होता है, जब आपका फीटस डेवलप कर रहा होता है, राइट, मदर के बॉडी के अंदर, विद इन द मदर्स बॉडी। सो ये तब का बात है जब आप 9 मंथ्स के लिए मदर के बॉडी के अंदर होते हो, व्हेन यू आर इन द यूट्रस, राइट। सो फीटल स्टेज पे क्या होगा, फीटल स्टेज पे आपका आरबीसी बनाएगा यॉर्क सैक। फीटल स्टेज पे याद रखना आपका आरबीसी जो बनाता है वो बनाता है आपका यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक विल टेक अप द रोल ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। याद रखिएगा ये बात को, यॉर्क सैक जो आपका होता है दैट विल हैव अ रोल, ये फीटस के अंदर ही आपको मिलेगा। इन द फीटस यू विल हैव द यॉर्क सैक, और ये यॉर्क सैक आपका आरबीसी बनाता है फीटल स्टेज पे, राइट। उसके बाद क्या होता है, जब आपका फीटस ग्रो करता है ना, पहले तो एक छोटा सा एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है फीटस, देन बाद में ये ग्रो करेगा, और जब आपका फीटस ग्रो करता है देन बाद में आपका जो आरबीसी फॉर्मेशन है वो करता है आपका लिवर। सो पहले आपका यॉर्क सैक करता है, फिर बाद में लिवर वो रोल को
ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है. So now liver will take the responsibility of formation of the RBC. ये सब आपका फीटल स्टेज पे ही हो रहा है, याद रखना. अभी तक बेबी का बर्थ नहीं हुआ, राइट. बेबी इज नॉट बॉर्न येट. पहले आपका यॉर्क सैक बना रहा था, देन आपको बताना है यहाँ पे लीवर. क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? राइट. जब मैं बात कर रहा हूँ फीटस की, तो मेरी बात ध्यान से समझो. यहाँ पे फीटस बेसिकली मीन्स द बेबी विच इज ग्रोइंग इन द मदर्स बॉडी. द बेबी विच इज ग्रोइंग इन द मदर्स बॉडी. इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. When a baby is growing in mother's body, that is called as a fetus. तो इनिशियल स्टेज पे यॉर्क सैक होता है, एक स्ट्रक्चर होता है यॉर्क सैक, इतना रख लो, जो आपको बनाता है आरबीसी. देन बाद में लिवर कर लेता है वो काम. एंड देन बाद में आफ्टर बर्थ, लिख देता हूं यहाँ पे, आफ्टर बर्थ क्या होगा कि आपका ये जो रोल होगा ये होगा अब आपके बोन मैरो का. बोन मैरो अब आपका ये काम पकड़ लेगा, और बोन मैरो ने अब अपना यहाँ पे बनाना है आपके यहाँ पे आरबीसी. सो नाउ बोन मैरो विल टेक अप द रोल एंड विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर आरबीसी. सो याद रखना, फीटल स्टेज पे कोई और बना रहा था आरबीसी, लेकिन आफ्टर बर्थ बोन मैरो के अंदर से ही आपका आरबीसी बनता है. तो ये वाली स्टोरी आपको याद रखनी है कि आपका यॉर्क सैक यहाँ पे इन्वॉल्व है, लीवर यहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड देन बाद में आफ्टर बर्थ आपका बोन मैरो तो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई. ठीक है. अब आगे पढ़ने के पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने यॉर्क टर्म कहाँ सुना था? कभी ना कभी तो बच्चों ने पढ़ा होगा ना, यॉर्क टर्म कहाँ सुना था आपने? एग में. एग में मिलता है. तो एग में जो येलो वाला जो पार्ट होता है वो आपका होता है यॉर्क बेसिकली, राइट. दैट येलो पार्ट जो काफी लोग खाते नहीं, उसे निकाल देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर यॉर्क. अब याद रखना एक बात हमेशा कि एक बर्ड के लिए, एक बर्ड जब एग ले करता है उसमें यॉर्क होता है काफी अच्छे अमाउंट में, चाहे वो कोई भी बर्ड हो. और उस यॉर्क का काम होता है नरिशमेंट का. उस यॉर्क का काम होता है यहाँ पे नरिश करना एक बेबी को. जो आपका जो एग के अंदर जो आपका चिक डेवलप कर रहा होगा उसको नरिशमेंट मिलता है यॉर्क से. ठीक है. तो इतना तो पहले आप दिमाग में बिठा लो कि इसका काम क्या होता है. इट इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग बेबी. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. सेकेंड चीज, जब मैं बात करता हूं ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स के अंदर यॉर्क सैक की, अगर मैं बात करता हूं ह्यूमंस या मैमल्स के अंदर यॉर्क सैक की, तो याद रखना यॉर्क सैक जो ह्यूमंस में होता है इसका काम नरिशमेंट का नहीं होता. इसका काम नरिशमेंट का नहीं होता, इसमें यॉर्क आपको नहीं मिलेगा. और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बेबी डेवलप कर रहा होता है उसे सारा न्यूट्रिशन मिलता है मदर के साइड से. उसको सारा के सारा न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम द मदर एंड. इसलिए यॉर्क सैक के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता, या यॉर्क सैक का काम नहीं होता टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग बेबी. इसका काम कुछ और होता है, और वो कुछ और काम है इसका यहाँ पे आरबीसी फॉर्मेशन. तो याद रखना ये बात को कि मैमल्स के अंदर जो यॉर्क सैक होता है उसका काम ये नहीं होता कि वो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, क्योंकि नरिशमेंट सारा आ रहा है मदर के साइड से, पूरा मदर के एंड से आपका नरिशमेंट यहाँ पे आ रहा है. तो यॉर्क सैक का सिर्फ एक काम होता है आरबीसी फॉर्म करना. तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट. सो याद रखना कि यॉर्क सैक का काम क्या रहता है आपके फीटस के अंदर, राइट. इट विल फॉर्म द आरबीसी बट इट विल नॉट प्रोवाइड द नरिशमेंट. हाँ, बट बर्ड्स के अंदर श्योरली इन बर्ड्स इट विल प्रोवाइड द नरिशमेंट. बर्ड्स की बात करो, श्योरली इन द बर्ड्स आई विल फाइंड दिस विल प्रोवाइड द नरिशमेंट. अच्छा, आपको स्लाइड्स दिख रही है ना, और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को देखने में? नो सर. ठीक है. और कुछ ऐसा हो तो प्लीज बताइएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो इतना आपने यहाँ पे देख लिया, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देख ली. उसके बाद आप कुछ चीजें तो आप जानते ही हो, जो मैं यहाँ पे टर्म यहाँ पे अगर लिखूंगा तो आप समझा ही पाओगे मुझे. यू हैव समथिंग लाइक योर, मैं टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे. यहाँ पर इरिथ्रोपोएटिन, और ये आपका रहेगा हार्मोन. आप मुझे बताइए हार्मोन आ कहाँ से रहा था? कहाँ से आते ये हार्मोन आपका आता कहाँ से? किडनी. किडनी से. सही. किडनी से. राइट. किडनी से आपका यहाँ पे ये हार्मोन आएगा, और ये जाके किसको टारगेट करेगा? किसको जाके बोलेगा ये कि आरबीसी बनाओ? यस, इट विल गो एंड टेल द बोन मैरो. और जब मैंने वहां पे आरबीसी बनना चालू करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस.
वेरी गुड, इट विल Erythropoiesis. राइट, बहुत बढ़िया, दिस विल कॉल्ड माय एरिथ्रोपोइसिस, यस, सो दैट विल हैपन ओवर हियर। अब मैं आपको यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे लिख के दूंगा जिसको हम कहते हैं यहाँ पे हमारा एनीमिया। एनीमिया मीन्स लॉस ऑफ आरबीसी फ्रॉम द ब्लड, लॉस ऑफ आरबीसी को हम कहते हैं यहाँ पे हमारा एनीमिया। अब एनीमिया आपको कब हो सकता है, इधर हो ये रहा है कि आपके बॉडी के अंदर आरबीसी की डेथ हो रही है, आप जानते नहीं हो क्यों हो रहा है, बट यू आर फाइंडिंग कि आपकी आरबीसी की यहाँ पे हो रही है डेथ, तो दैट इज समथिंग कैन बी एनीमिक कंडीशन। दूसरी चीज आप हो सकती है कि आपका ब्लड लॉस हुआ हो, आपने गाड़ी आपने टकरा दी कहीं पे और आपका इंजरी हो गया वहां पर, आपका एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस आपका हो रहा है यहाँ पे, अगर ब्लड लॉस भी अगर आपका हो रहा है देन ऑल्सो यू विल गेट इन द कंडीशन ऑफ एनीमिया, राइट। तो एनीमिया में याद रखना इट इज नथिंग बट योर लॉस ऑफ आरबीसी, या फिर आपके आरबीसी के अंदर डेथ हो रही है, दैट कैन लीड टू एनीमिया, और एल्स कोई ब्लड लॉस आपका हुआ, इंजरी हुई, दैट कैन लीड टू एनीमिया। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, एनीमिया मींस योर लॉस ऑफ आरबीसी, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद एक और चीज जो आप यहाँ पे याद रखेंगे इज गोइंग टू बी योर, आप इसके हम जब भी हम लोग बात करते हैं, आप हमेशा बात करते हो हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में दो चीज आपको याद रखनी है, हीमोग्लोबिन के अंदर दो कंपोनेंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक तो आपका हो गया हिम वाला पार्ट, राइट, ये जो हिम वाला जो पार्ट आपका होता है ये होता है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट, ये आपका होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ये आपका होगा यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट। और जो ग्लोबुलिन वाला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पता है ग्लोबिन वाला पार्ट, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पता है ग्लोबिन वाला पार्ट, ग्लोबिन वाला पार्ट जो आपका रहेगा ये होगा आपका, ये प्रोटीन होता है बेसिकली, ये आपका एक प्रोटीन होता है। मलेरिया कंडीशन के बारे में आपने सुना है, मलेरिया कंडीशन के बारे में, यस सर। किस Yes, कैसे होती है sir. मलेरिया, किस कैसे होता है, डेंगू। डेंगू। अरे मलेरिया किस कैसे होता है, मस्कीटो। एक प्लाज्मोडियम होता है, सुना होगा आपने, प्लाज्मोडियम जो आपका होता है जो एक प्रोटोजोन है, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर 2 के अंदर। तो प्लाज्मोडियम आपका कॉज करता है आपका मलेरिया, ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम जब मलेरिया कॉज करता है ना तो आपके बॉडी में आरबीसी का काउंट कम होने लगता है, ओके। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका मलेरिया का जो आपका प्लाज्मोडियम है वो ये खाना चालू करता है ग्लोबुलिन, इट विल स्टार्ट फीडिंग ऑन द ग्लोबुलिन ओवर देयर, दैट इज समथिंग जो आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिल सकता है अगर किसी को मलेरिया हो। तो मलेरिया जब टेस्ट कराते हो आप बेसिकली आरबीसी में, आप ब्लड में आप यही देख रहे होते हो कुछ, राइट। क्या रखना, ये जो ग्लोबुलिन होता है, इतना याद रख लो कि जो ग्लोबुलिन वाला जो पार्ट है आपके यहाँ पे, इसको खाना पसंद करता है आपका मलेरिया का प्लाज्मोडियम, इतना याद रख लो। जब तुम आगे मलेरिया के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तब इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, ठीक है, बस इतना यहाँ पे याद रख लेना। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीसी फॉर्मेशन के लिए आपका कौन सा विटामिन बड़ा एसेंशियल होता है, तो आप क्या आंसर दे सकते हो मुझे, विटामिन। विटामिन, तुम लोग तो रिपीट करके जो मैंने बोला वही, विटामिन B12, विटामिन B12 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, आपको विटामिन B12 आपके लिए बड़ा ही जरूरी होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपकी बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन होना चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन आपकी बॉडी में होना चाहिए, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। सो विटामिन B12 आयरन मॉलिक्यूल इज समथिंग विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर विटामिन फॉर योर आरबीसी फॉर्मेशन, तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखना है, राइट। सो क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है, इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस सर। Yes, sir. राइट। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, ये वाला स्लाइड आपने यहाँ पे देख लिया, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ आरबीसी। नंबर याद रखना कितना रहता है आरबीसी का, इतना आपके यहाँ पे नंबर रहेगा, दिस इज अ नंबर यू हैव टू रिमेंबर। नाउ इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें जंप करना है हमारे नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी डब्ल्यूबीसी। अगला फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमारे यहाँ पे होगा दैट इज माय डब्ल्यूसी, जिसको हम इवन कहते हैं एज योर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, दैट्स अनदर नेम फॉर योर WBC ओवर इन दिस। तो इसको हम यहाँ पे समझते क्या ये है क्या और इसमें होता क्या। तो जब भी आप WBC को आप समझोगे तो याद रखना सबसे पहले इनको आप डिवाइड करते हो दो कैटेगरी के अंदर, सबसे पहले आप इन्हें डिवाइड करते हो इन योर दो कैटेगरी के अंदर। सो लेट मी जस्ट एक सेकंड, हाँ इनको आप डिवाइड करना है आपने दो कैटेगरी के अंदर। पहली जो मेरी यहाँ पे कैटेगरी है उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स दैट्स अ वन कैटेगरी, एक आपकी हो जाती है। और दूसरी कैटेगरी आपकी यहाँ पे होती है अग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा
कि जब भी आपको कोई पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, तो याद रखना इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म. दे विल हैव अ रोल इन माय डिफेंस ऑफ द बॉडी. तो दे विल हैव अ रोल इन माय डिफेंस ऑफ द बॉडी. अब डिफेंस किस चीजों से, तो ये बेसिकली आपकी आर्मी है. ये आपकी यहाँ पे आर्मी आपकी बॉडी के अंदर, इनका ही काम होता है कि आपको कोई फॉरेन पैथोजन बैक्टीरिया से बचाने का. राइट, इनका ही काम होता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई, पैथोजन आ गया. अब देखो पैथोजन तो आप समझ आता है, फॉरेन बॉडी आपका हो सकता है कि आपको स्नेक बाइट हो गया, तो दैट इज ऑल्सो फॉरेन प्रोटीन जो आपके बॉडी के अंदर आ रहा है. आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया, उसका अगर पॉइजन आपके बॉडी में आता है, तो दैट इज ऑल फॉरेन बॉडी. तो इन सब से बचाने के लिए आपके डब्ल्यूबीसी अपना काम करते हैं. याद रखना आपके जो डब्ल्यूबीसी आपके होते हैं, इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म. राइट, और एक चीज याद रख लो अभी के लिए कि डब्ल्यूबीसी ही होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं. जो आपने जितना भी ग्लोबुलिन आपने आगे पढ़ा था ना पिछले वाली स्लाइड के अंदर, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, जो भी आपने पढ़ा था, वो इनमें से ही आपका बनता है. कुछ इनके टाइप्स होते हैं एंड दोस टाइप्स आर नोन टू मेक द एंटीबॉडीज. ठीक है, तो याद रखना इनका काम होता है, दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ योर बॉडी. राइट, बेसिकली यही लोग होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं आपका इम्यूनिटी. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू प्रोवाइडिंग यू द इम्यूनिटी. आपकी हम लोग जो बात करते हैं इम्यूनिटी, वो आपकी इनसे ही आती है. ठीक है, तो इतना तो याद रखना, रोल याद रखना कि रोल इसका क्या होता है. अब हम क्या करेंगे ना, हम समझेंगे कि यार ये ग्रैनुलोसाइट्स आपके क्या है और ग्रैनुलोसाइट्स आपके यहाँ पे क्या है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन ग्रैनुलोसाइट्स. जब भी मैं बात करता हूँ ग्रैनुलोसाइट्स की, तो इसमें होगा क्या, इसमें जो सेल्स होंगे, इसमें जो सेल होगा ना, उस सेल के अंदर क्या होगा, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेंगे कुछ ग्रैन्यूल्स. इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको कुछ ग्रैन्यूल्स मिल जाते हैं. तो ये जो मैं बना रहा हूं आपको यहाँ पे, देयर आर सम ग्रैन्यूल्स. ये आपको दिख जाएंगे. ये आपको अगर आप ऑब्जर्व करते हो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको ये ग्रैन्यूल्स आपको दिख जाते हैं. और इसलिए इन्हें हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स. इसलिए इन सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स. ऑन द अदर हैंड, जो मेरे अग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर कोई ग्रैन्यूल आपको नहीं मिलेगा. न्यूक्लियस होता है लेकिन ग्रैन्यूल्स कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे. सो नो ग्रैन्यूल्स विल बी सीन इन देम. इसलिए इनको कहते हैं हम लोग अग्रैनुलोसाइट्स. तो याद रखना ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए आपके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स. साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे. ये आपको दिख जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. अग्रैनुलोसाइट्स के अंदर कोई ऐसे ग्रैन्यूल्स आपको नहीं दिखते. यू डोंट गेट टू सी एनी ग्रैन्यूल्स इन द अग्रैनुलोसाइट. सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अग्रैनुलोसाइट्स. राइट, अब हम क्या करेंगे, हम इनके डिवाइड करेंगे इनको कुछ नाम्स देके. तो ग्रैनुलोसाइट्स में आपके यहाँ पे क्या नाम आएंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो एक काम करते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स को बाद में करते हैं, पहले इनको करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए. तो अग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आपको दो नाम यहाँ पे याद रखने हैं. एक नाम आपका यहाँ पे आएगा मोनोसाइट्स. एक नाम आपका यहाँ पे होता है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा मोनोसाइट. राइट, एक ये नाम आपका यहाँ पे आएगा. और बिल्कुल सी आपने बोला दूसरा नाम मेरा जो यहाँ पे आएगा, दैट इज माय लिम्फोसाइट्स. ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है. अब आप मुझे एक चीज बताओ खुद से सोच के कि अमीबा के बारे में आपने पढ़ा भी है और मैंने भी अमीबा के बारे में काफी मेंशन किया क्लास के अंदर. वो खाना कैसे खाता था अमीबा मेरा, अमीबा मेरा खाना कैसे Pseudopodia. पोडोपिडिया बना के फिर वो जो एनगल्फ करता था, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, याद करो. जो मेरा अमीबा चल चल के जाता था खाने के पास, फिर उसे एनगल्फ करता था, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे. वो प्रोसेस तुम्हारा चालू होता था, हिंट देता हूं मैं, पी से चालू होता था वो प्रोसेस. पीएच, अब तो बोलो. PHA, फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस करता था आपका अमीबा. और वही फैगोसाइटोसिस मोनोसाइट्स भी करते हैं. याद रखना मोनोसाइट्स भी आपके यहाँ पे फैगोसाइटोसिस करेंगे. अब मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ. इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया, राइट, अगर आपके बॉडी के अंदर पैथोजन आया, तो आपके जो मोनोसाइट्स यहाँ पे है ना, ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू योर मैक्रोफेजेस. यही होते हैं बेटा जो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू योर मैक्रोफेजेस. और आप इतना तो आप लोग जानते हो कि मैक्रोफेजेस अपना खाना कैसे खाता है. मैक्रोफेजेस ने अपना खाना खाना है वाया योर फैगोसाइटोसिस.
इन्होंने अपना खाना कैसे खाना है? दे विल बी डूइंग देयर ईटिंग जॉब बाय कैरिंग आउट द फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, राइट। तो याद रखना ये चीज हमेशा, ये चीज याद रखना। देखो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा था कि मैक्रोफेज आपके होते हैं, बॉडी के अंदर घूम रहे होते हैं, वो बनते किस में से? वो इसमें से ही बनते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आती है तो मोनोसाइट्स क्या करेंगे? दे विल कन्वर्ट इनटू माय मैक्रोफेजेस। और आप तो जानते हो इनका किस तरीके से लोग अपना काम खत्म करते हैं। ये इन्होंने जाके सीधे सीधे एनगल्फ करना है आपके फॉरेन बॉडी को, एंड दैट इज माय फैगोसाइटोसिस। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि मोनोसाइट का काम करने का तरीका क्या होता है, देन याद रखना यू विल से योर फैगोसाइटोसिस, दे विल कैरी आउट ऑलवेज योर फैगोसाइटोसिस। क्या मोनोसाइट वाली कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि मोनोसाइट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, राइट, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है अभी के लिए और फ्यूचर के लिए भी, कि मोनोसाइट ही आपके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं और इनका खाना खाने का तरीका वही है, फैगोसाइटोसिस। यही, और चलेंगे भी वो ऐसे ही, दे विल मूव लाइक अ अमीबा ओनली, यू नो दैट, एंड दे विल एनगल्फ दैट फूड पार्टिकल। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो याद रखना मोनोसाइट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ग्रेन्युलोसाइट, और ये लोग क्या करते हैं ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लिम्फोसाइट्स, इसको तो बाद में देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के बारे में बस एक चीज आपको बताऊंगा एंड देन वी कैन रैप अप। लिम्फोसाइट्स की जब मैं बात करता हूं, याद रखना इसमें आपके दो कैटेगरीज आपके यहाँ पे आती है। एक आपका होता है यहाँ पे टी सेल्स, आपको याद रखना है यहाँ पे, और एक आपके यहाँ पे होता है आपके यहाँ पे बी सेल्स। ठीक है, सो टी सेल्स एंड बी सेल्स आर द टू कैटेगरीज यू विल फाइंड इन द लिम्फोसाइट। इसमें दो नाम आपको याद रखना है, टी सेल्स एंड बी सेल्स, एंड दे आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। दे आर वेरी एक्टिव। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि लिम्फोसाइट्स आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा ही एक्टिव होते हैं। अगर आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको खत्म करने के लिए ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। दे विल कम वेरी क्विकली इन द ब्लड, राइट, फटाफट बन के ये लोग आएंगे और अपना काम चालू कर देंगे। सो ये टी सेल्स बी सेल्स आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हो रहे हैं ड्यूरिंग योर इम्यून रिस्पॉन्स। याद रखने बात को। अगर आपको एक चीज याद हो तो मैंने बताया था आपको कि आपको आपके लाइफ में टाइफॉइड या ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया आपको सिर्फ लाइफ में एक ही बार होता है, वापस ये नहीं होता। क्या किसी को याद है मैंने आपको ये बोला था, ये बात बोली था? Yes, sir. सर बिकॉज Right? एकदम के पास मेमोरी होती है। यस, क्योंकि आपके कुछ सेल्स होते हैं जो इन चीजों को मेमोराइज कर लेते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स है आपके यहाँ पे, जो टी सेल्स बी सेल्स हैं, दे विल हैव सम मेमोरी सेल्स इनके अंदर। वेरी गुड, इनके अंदर भी आपको मिलता है आपके यहाँ पे कुछ मेमोरी सेल्स। यू विल फाइंड सम मेमोरी सेल्स विद इन देम, और इनके पास जो मेमोरी सेल्स होंगे वो दोनों के पास होते हैं, टी सेल के पास भी होते हैं और बी सेल के पास भी होते हैं। और ये जो मेमोरी सेल्स यहाँ पे होते हैं यही आपको हेल्प करते हैं उन्हें याद करने के लिए। दे आर द वन, सॉरी, they are the one which will help memorizing that particular pathogen। तो इन दोनों के पास जो मेमोरी सेल्स होंगे ये क्या करेंगे? ये याद कर लेंगे उस बैक्टीरिया को जो आपने 10 साल की उम्र में पानी पूरी खाते समय अपने बॉडी में ले आए थे, उसे वो लोग याद कर लेंगे, राइट। अब समझो 5 साल बाद वापस वो बैक्टीरिया अगर बॉडी में आना चाहता है तो ये मेमोरी सेल्स फटाफट उसे याद रिकॉग्नाइज कर लेते कि अच्छा आप तो पहले भी आ चुके हो यहाँ पे, एंड दे विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। कुछ ही मिनटों के अंदर वो बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में आया होगा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, और इसलिए उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर आपको दिखेगा भी नहीं कि बैक्टीरिया कब आया कब गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये काम करते हैं आपके मेमोरी सेल्स, और ये मेमोरी सेल्स इसमें से ही आपको मिलते हैं। सो टी सेल्स और बी सेल्स के मेमोरी सेल्स होते हैं और ये काम करते हैं आपका मेमोराइज करने का काम। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, This sir. part clear to all of you, right? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए याद रखना ये चीज को कि टी सेल्स और बी सेल्स के मेमोरी सेल्स होते हैं और ये मेमोराइज करते हैं आपके पैथोजन को, ताकि अगर वो पैथोजन वापस आए एक काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आपका बॉडी जनरेट करता है और उसे फटाफट न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि वो कोई डैमेज ना कर पाए। हाँ, पहली बार जब आता है तब टाइम लगता है, लेकिन दूसरी बार विद इन सम मिनट्स यू विल फाइंड द पैथोजन विल बी डेल्ट विद, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये मेमोरी सेल्स के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है, मतलब यू हैव टू नो कि टी सेल बी सेल के अंदर आपके मेमोरी सेल्स आपको होते हैं। अब टी सेल के अंदर भी टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और बी सेल्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं,
बट उतना आप नहीं पढ़ोगे इस लेवल के ऊपर, आप पढ़ोगे वो 12th के अंदर, राइट। बट इतना अगर आपको याद रहता है, देन ये जो ब्रांच है ना, देखो जो भी हम समझ रहे ना, दिस ऑल कम अंडर अ सिंगल ब्रांच एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज योर इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। और अगर आप मेडिसिन के छात्र हैं, अगर आप वो छात्र हैं जिनको मेडिसिन में काफी इंटरेस्ट है, मेडिसिन मतलब इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस एंड इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस, अगर आपको काफी स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन है, देन आपको ये टॉपिक पसंद आएगा जब आप इसे पढ़ोगे डिटेल के अंदर। क्या आपके सेल्स कैसे काम करते हैं, हाउ दे रिएक्ट टू अ पैथोजन, कैसे पैथोजन को मारा जाता है, कैसे पैथोजन को डिटेक्ट किया जाता है, और कैसे पता करते हो कि ये पैथोजन है और ये आपका खुद का सेल है। ऑल दोज थिंग यू विल अंडरस्टैंड इन योर 12th ग्रेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योर ब्रांच इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना रखना। अगर आप इतना रख पाते हो देन आपके लिए चीजें समझना काफी आसान होता है। ठीक है, सो प्लीज याद रखना, लिम्फोसाइट्स के अंदर आपके 2 सेल मिलते हैं, टी सेल, बी सेल्स, राइट। And lymphocytes are very active to give an immune response. They are very, very, very active to give the strong immune response. ठीक है, तो ये तो हम स्लाइड बाद में देखेंगे। आई होप इतनी ये 2 स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप जितना कराया यहाँ तक इन टर्म्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या Yes, इतना sir. पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Can you give me a quick yes in the chat? क्या मुझे फटाफट एक yes मिल सकता है चैट के अंदर अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो? Give me a quick yes in the chat if this much part is clear to all of you. Right? Yes या thumbs up, whatever, anything works for me. Right? Yes type करने में time लग रहा है, then yes you can give me a thumbs up over here. All right. ठीक है. Cool. इसको लेके अगर आपको कोई दिक्कत आए या कोई चीज समझना है, then always please get back to me. अगर आपको लग रहा है कि क्लास के बाद अगर लगता है कि यार ये चीज समझ नहीं, then व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डू, आई टेल यू क्विकली ओवर देयर ओनली। जितना जल्दी रिजॉल्व हो जाता है ना आपका डाउट, उतना अच्छा, उसको लेट खींचने का मतलब नहीं है। ठीक है, सो हमने यहाँ तक ये चीजें की है। सो कल जब हम मिलेंगे शाम को, सो विल गो बियॉन्ड दिस, डब्ल्यूसी को कंप्लीट करेंगे। हमें समझना है, हमें इन सबको समझना है, क्या होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स हमें समझना है, विल डू द प्लेटलेट्स। सो कल हमारा ब्लड वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट। If you have any question, please go ahead and ask a question. अगर आपके पास कोई question है, कोई query है, then please go ahead and ask your questions. Thank you, sir. हाँ जी, अगर कोई question है, then yes, you can leave. Thank you. Along with that, remember we have a class in the morning, right? So details मैं आपके साथ वापस से ग्रुप पे शेयर कर दूंगा रात को। And क्या करने वाले हम लोग कल सुबह? Nephron. और urine formation. Urine formation. That is something we'll be doing, right? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप अपने एंड से देख के आना खुद से, हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे ऑन द यूरिन फॉर्मेशन।